आज से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, है ना। इसमें ह्यूमन की हेल्थ से और उसमें होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कैसे कौन सी बीमारी है जो वायरस से होती है, कौन सा वायरस है, कैसे वो फैलता है, कैसे हमारी बॉडी में अटैक करता है, क्या उसके सिम्टम है, क्या उसका ट्रीटमेंट है ना। ये सब कुछ इसमें हमको देखना पड़ेगा। जैसे हेल्थ की बात करें तो हेल्थ का मतलब वो होता है एक ऐसा व्यक्ति जो फिजिकल, मेंटल, सोशल सभी रूप से कंप्लीट है, उसे हम कहेंगे कि वो कैसा है, हेल्दी है। और अगर वो इन चीज़ों को पूर्ण नहीं करता है, बोले तो फिजिकल, मेंटल, बिहेवियर उसका सब कुछ अच्छा नहीं है, तो वो उस काहे में आ जाएगा, हम कहेंगे कि वो बीमार है। ठीक है, तो लिख लीजिए सबसे पहले हेल्थ लिख लीजिए। हेल्थ का मतलब क्या है? लिखेंगे द पर्सन कंप्लीट इन फिजिकल, सोशल, बिहेवियर, मेंटल etc. द पर्सन कंप्लीट इन सोशल, फिजिकल, मेंटल, बिहेवियर etc. ऐसा व्यक्ति जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक व्यवहारिक रूप से पूर्ण है, उसे हेल्दी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्दी पर्सन कहते हैं। ठीक है, दूसरा डिजीज लिख लो। बीमार किसे कहोगे? जो इन परिस्थितियों में पूर्ण नहीं है। द पर्सन नॉट कंप्लीट फॉलोइंग कंडीशन। द पर्सन नॉट कंप्लीट फॉलोइंग कंडीशन। जो व्यक्ति इन परिस्थितियों को पूरा नहीं करता, उसे क्या कहेंगे आप लोग कि कैसा है? वो बीमार है। ठीक है, बोलो आ गई बात समझ में? चलिए, अब हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीमारियां होती क्यों हैं, कौन उत्पन्न करता है इनको, है ना। तो लिखेंगे इसमें आप लोग बीमारियां उत्पन्न करने वाले कारक, फैक्टर राइज द डिजीज। फैक्टर कौन है जो कि क्या करते हैं? बीमारियां उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, कोई ना कोई तो है जो डिफरेंट टाइप की क्या लाता है, बीमारियों को लाता है। तो इन फैक्टर को, बीमारी उत्पन्न करने वाले को हम अभी नॉर्मली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहले होते हैं बायोलॉजिकल। पहले कौन से हैं? बायोलॉजिकल कारक हैं जो कि बीमारी फैला सकते हैं। कौन से? बायोलॉजिकल का कहीं ना कहीं अर्थ है, बायो शब्द आ गया है तो लिविंग से संबंधित है। कौन है ये लोग बताओ? लिविंग है, जीवित लोग नहीं है, ऑर्गेनिज्म, जीव होंगे छोटे वगैरह जो कि क्या करेंगे बताओ, कहीं ना कहीं क्या करेंगे, बीमारी फैलाएंगे। दूसरा है फिजिकल और तीसरा है नेचुरल। फिजिकल और नेचुरल, है ना, ये सब नॉन लिविंग है। ठीक है, अब सर बायोलॉजिकल जैसे कौन सी चीजें हैं जो ऐसे बीमारी फैला सकते हैं, लिविंग लोग कैसे फैला सकते हैं? तो इसमें हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसे हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं? 2 कैटेगरी में। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं? 2। पहला है पैरासाइट। नाम सुना होगा आप लोगों ने, कितने लोग सुने हैं पैरासाइट? परजीवी, कभी सुने हो? परजीवी क्या होते हैं? ये ऐसे परजीवी हैं जो बाहर से हमारी बॉडी में आ जाएंगे और हमारा खाना खाएंगे। देखो, और दूसरे होते हैं पैथोजन। सुने हो नाम? अब एक बात बताओ, देखो दोनों के द्वारा बीमारी होती है लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है।
ये जो है परजीवी जो हैं, इनका उद्देश्य बीमारी फैलाना नहीं है, ठीक है ना। इनका उद्देश्य ही है तुम्हें बीमार करना। समझ गए? नहीं समझे? ये क्या है? ये हमारी बॉडी में आ जाएंगे और ये सोचेंगे कि हम इसके साथ पड़े रहें, बस इसका ये खाना खाए और हम उसका क्या करते रहें, खाना खाते रहें, बस ये बीमार ना हो। लेकिन सोचो, हम जितना खाना खाएंगे उसका कुछ हिस्सा ये भी खाएगा, तो हमारी बॉडी को एनर्जी कम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और हमारी बॉडी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बीमार। मतलब ये चाहते नहीं है कि हम बीमार हों, फिर भी हम बीमार। और इनका तो उद्देश्य ये आते हैं बॉडी में इसीलिए है कि इनको निपटा देते हैं, है ना। तो इनका एम ही होता है बीमारी फैलाना, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं ऐसे ही, ऐसे बनाओ ऐसे ही। फिर पैरासाइट में लिखेंगे इसमें क्या है, एम नॉट डिजीज। इनका एम जो है डिजीज नहीं है, और इनका एम इज डिजीज। इनका उद्देश्य ही क्या है, बीमारी फैलाना है। नहीं ऐसा नहीं है, लिखते चलो, इससे डबल फायदा होगा ना। नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं है, जिनको देखना है वो लोग देखेंगे, बाहर के लोग देखेंगे, ठीक है। एम नॉट, इनका उद्देश्य ही नहीं है बीमारी फैलाना, और इनका उद्देश्य बीमारी ही फैलाना है। ये चाहते हैं कि क्या हो जाए, बीमार हो जाएं और आर्गन को खराब कर देंगे, डैमेज द ऑर्गन, अंग को क्या कर देंगे, विशेष जिस पर पड़ेंगे उसको क्या कर देंगे, खराब कर देंगे, ठीक है। फिजिकल क्या चीजें होती हैं जो बीमार कर सकती हैं, जैसे टेम्परेचर है। अब बोलो, अगर तापमान बढ़ता है, लाइट पड़ती है सीधे कोई चीज जिसके कारण बॉडी का क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वहां पर तापमान से क्या हो सकता है, बीमारी हो सकती है। टेम्परेचर के साथ साथ एक चीज जैसे आप यहां से समझ सकते हो, प्रेशर, दाब भी और ताप, ये दोनों कैसे हैं बताओ, फिजिकल है। सर दाब से कैसे बीमारी हो सकती है? आपने देखा होगा कि ऊंचाइयों पर जाने पर एल्टीट्यूड सीकनेस होती है, सुने हो, तुंगता बीमारी ऊपर जाने पर, तो ये भी तो है ना। और ये क्या है, नेचुरल जैसे खाना खा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, लेकिन उस खाने में विटामिन, मिनरल्स, इन चीजों की कमी हो गई तो भी तो बीमारी हो जाएगी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाएगा, है ना, स्कर्वी से हो जाएगा। तो ऐसे ये कई सारी बीमारियां फैला सकते हैं, है ना। तो इसमें लिख देंगे विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये विटामिन और मिनरल से हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बीमारी फैलाने वाले कारक को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। बोलो कौन कौन से, बायोलॉजिकल, फिजिकल और नेचुरल। जिसमें से बायोलॉजिकल में पैरासाइट, पैथोजन, दोनों में अंतर यह है तो दोनों बायोलॉजिकल, दोनों ही बीमारी दे देते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य बीमारी देना नहीं होता। ये चाहते हैं हम पड़े रहें और खाना आपका खाते रहें, लेकिन ऐसा नहीं, हमारा खाना खाएगा तो हम बीमार पड़ेंगे। और इनका उद्देश्य ही है कि चलो आर्गन पे अटैक करो और आर्गन को निपटाओ, आदमी को निपटा दो, है ना। और जैसे ये सब कुछ चालू होते हैं तो एक सिम्टम आता है, उस सिम्टम से हम लोग समझ जाते हैं कि बीमारी हो गई है, ठीक है। तो ये है कुछ चीजें, ठीक है। चलिए अब देखो, अगर हम डिजीज को एक नॉर्मल सा डिवाइड करें तो हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रांसफ्यूजन के आधार पर बीमारी जो है 2 तरह से हो सकती हैं। एक जो किसी को है और आप उसके कांटेक्ट में जाएंगे तो आपको भी हो जाएगी, इन्फेक्शियस डिजीज। और दूसरी नॉन इन्फेक्शियस, जैसे मान लीजिए किसी को सर्दी है, कोरोना था, है ना, अगर उसके व्यक्ति कांटेक्ट में आता था तो वो दूसरे को भी दे देता था। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को कैंसर है तो क्या दूसरे के कांटेक्ट में जाने पर कैंसर हो जाएगा? नहीं। तो इस आधार पर हम बीमारी को डिवाइड कर सकते हैं। लिखेंगे टाइप ऑफ डिजीज,
इन्फेक्टेड, नॉन इन्फेक्टेड। इसमें लिखेंगे इन्फेक्टेड क्या होती हैं, एक से दूसरे में आसानी से ट्रांसफर हो जाती हैं, इजीली ट्रांसफर वन टू अदर, इजीली ट्रांसफर वन टू अदर, एक से दूसरे में आसानी से चली जाती हैं, एक से दूसरे में आसानी से चली जाती हैं। इसमें लिख देना एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द वायरल डिजीज, मोस्ट ऑफ द वायरल डिजीज, कौन सी बीमारियां, ज्यादातर वायरस से बीमारियां जितनी होती हैं वो सब क्या होती हैं, इन्फेक्टेड होती हैं, एक व्यक्ति में से दूसरे व्यक्ति में आसानी से चली जाती हैं। लिख लेना, इस वाले में लिखना ट्रांसफर नहीं होती हैं, नॉट ट्रांसफर वन टू अदर, नॉट ट्रांसफर वन टू अदर, एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होती हैं। जैसे जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर, मान लो किसी को आनुवांशिक बीमारी है कोई सी भी, तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो हैं वो नहीं जाते हैं। कैंसर, डायबिटीज, क्या डायबिटीज एक व्यक्ति को है दूसरे के संपर्क में जाएगा, क्या उसको हो जाएगा, तो वो सब कैसी हैं, नॉन इन्फेक्टेड हैं। ठीक है, तो लिख लेना जेनेटिक डिसऑर्डर, कैंसर, डायबिटीज, ईटीसी, ये ऐसी बीमारियां हैं, है ना, जो चली जाती हैं। वायरस के अलावा और भी चीजें, जैसे फंगस, फंगस आपने देखा होगा, किसी को खुजली है, अगर उसके संपर्क में कोई जाता है, उसकी चीजें यूज करता है, तो उसको भी हो सकता है ना। तो लेकिन वायरस की बीमारियां और बहुत तेजी से फैलती हैं, फंगस तो फैलता ही है, पर वायरल और तेजी से फैलती हैं। ठीक है, चलिए अब हम ये बात करते हैं कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो बिना छुए भी चली जाती हैं, तो कैसे भाग जाती हैं, देखते रहते हैं क्या कि आ रहा है, चलो उस वाले कूद चलो, बोलो। तो ये पता करना है हमें कि इनके ट्रांसफर का मोड क्या है, क्या तरीका है। ठीक है ना, तो लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ डिजीज, बीमारियों का स्थानांतरण कैसे जाती हैं। ट्रांसफर ऑफ डिजीज, इसको भी दो भागों में बांट देते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट का क्या मतलब होता है, देखो ऐसा होता है जैसे हम दो लोग संपर्क में आए, है ना, और मान लो दो में से किसी एक को इन्फेक्शन था, है ना, सर्दी थी मान लो, सामान्य कॉमन कोल्ड, छींकने से फैल जाती है। तो जब वो खांसता या छींकता है तो छींकने के दौरान कुछ कण निकलते हैं जिन्हें ड्रॉपलेट कहते हैं, तो ड्रॉपलेट के माध्यम से होता है, उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट, है ना। तो इसमें डायरेक्ट वाले में लिखेंगे, इस वाले में इट इज बाई द ड्रॉपलेट, इट इज बाई द ड्रॉपलेट, इट इज बाई द ड्रॉपलेट, यह ड्रॉपलेट के द्वारा होता है, ड्रॉपलेट के द्वारा होता है। लाइक स्नीजिंग एंड कफिंग, जैसे छींकना और खांसना, सही बात है ना। अभी कोरोना में यही तो था, मास्क लगाओ, इतने मीटर की दूरी बनाए रखो, दूर दूर खड़े हो, सही बात है, सैनिटाइजर का बार बार यूज करो, ये इसका मतलब था कि वो कैसे हो सकती थी, ड्रॉपलेट के द्वारा होती थी। ठीक है, और इनडायरेक्ट का मतलब है कि हम ऐसे खड़े रहेंगे
तो अपने से ड्रॉप से नहीं जाएगा, यहां पर हमें किसी न किसी वाहक या वेक्टर की आवश्यकता होगी जो ले करके जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे इस वाले में नीड ऑफ वेक्टर, वाहक की आवश्यकता होगी, नीड ऑफ वेक्टर, वाहक की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मलेरिया है, मलेरिया का कारण है प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोआ है, और उसे लेकर के कौन जाता है आपकी बॉडी के अंदर, मच्छर। तो मच्छर क्या हुआ, वाहक हुआ। क्या वो डायरेक्ट चला गया, लिख देना जैसे प्लाज्मोडियम का वाहक मच्छर है, जैसे प्लाज्मोडियम का वाहक मच्छर है ना। वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम, वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम इज मॉस्किटो, कौन है, मच्छर है ना। कौन सा मच्छर, मादा एनाफ्लीज, है ना। मादा एनाफ्लीज से क्या होता है, मलेरिया, और मादा क्यूलिक्स से फाइलेरिया, है ना। वुचरेरिया छोड़ देता है वो, जैसे ये क्या छोड़ता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, ठीक है। हाँ एडीज भी है, 3 है। आगे कुछ ट्रांसमिशन ऐसे हैं जो कि फीको ओरल होते हैं। फीको ओरल का मतलब हम अपने माउथ से उन्हें खा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फूड रखा हुआ था, उसमें इन्फेक्शन हो गया था, सड़ गया, या कोई आकर के पहले से बैक्टीरिया बैठा हुआ और हम उसे क्या कर लिए, खा लिए। तो माउथ से जो द्वारा ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं फीको ओरल। तो यहाँ नीचे लिख लेना, ऐसे ही लिख लेना, सम ट्रांसमिशन इज फीको ओरल, कुछ ट्रांसमिशन फीको ओरल होते हैं, फीको ओरल होते हैं। सम ट्रांसमिशन इज फीको ओरल, कुछ ट्रांसमिशन फीको ओरल होते हैं। इंटर बाय द माउथ, माउथ के द्वारा प्रवेश करते हैं, माउथ के द्वारा प्रवेश करते हैं, सही बात है। फीको ओरल, सड़ा गला खाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, इन्फेक्शन हो जाएगा। चलिए ये तो बात हो गई जर्नल सी, है ना, थोड़ा सा बीमारियों के बारे में। अब देखो हम बीमारी एक एक करके पढ़ेंगे। कैसे, एक एक करके कैसे पढ़ेंगे, पहले हम लोग बैक्टीरिया की पढ़ेंगे, फिर वायरस की, प्रोटोजोआ की, जितने इस तरह से हम लोग पढ़ते जाएंगे, है ना। प्रोटोजोआ वाली अलग पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ, निमेटो हेलमेंथिक बीमारियां अलग पढ़ेंगे, और इस तरह से जितनी बीमारियां हैं उसके बारे में, उनका सिम्टम, उसके होने का कारण, उसका ट्रीटमेंट, ये सब कुछ देखते चलना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां। लिखेंगे बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज। बीमारी का नाम, चलिए लिखिए टाइफाइड। पहली बीमारी का नाम है टाइफाइड। क्योंकि हम लोग बैक्टीरिया वाली पढ़ रहे हैं, अतः बैक्टीरिया से ही होगी, है ना। लिखेंगे नेम ऑफ बैक्टीरिया, 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 नेम ऑफ बैक्टीरिया। लिखेंगे साल्मोनेला टाइफी, नाम सुना है, या साल्मोनेला पैराटाइफी। ये बैक्टीरिया का नाम है जिसके द्वारा ये होता है। ट्रांसमिशन क्या है, लिखिए ट्रांसमिशन, कैसे फैलता है, कैसे जाता है।
ट्रांसमिशन या ट्रांसफर कैसे होती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब अगर किसी को टाइफाइड है, अगर आप उसके संपर्क में आ जाते हैं तो इतनी जल्दी से वो मतलब आसानी से नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा। और इनडायरेक्ट है तो कोई ना कोई मोड होगा। कौन से मेथड से जाएगा इनडायरेक्ट से? बताओ कौन सा मोड होगा? फीको ओरल। कैसे होगा बताओ? फीको ओरल। मतलब सड़ी गली चीजों में ये बैक्टीरिया रहेगा और आप उसे खा लोगे, आपके पेट में जाएगा और कौन सी बीमारी फैलाएगा? टाइफाइड फैलाएगा। तो ये है सबसे पहला फीको ओरल, जो क्या करता है? टाइफाइड फैलाता है। ठीक है, चलिए लिखते चलिए। फर्स्ट टाइफाइड केस। टाइफाइड का पहला केस जो मिला था वो किसमें मिला था? एक महिला थी जिसका नाम था मैरी मेलान। ठीक है, तो लिखेंगे मैरी मेलान। फर्स्ट टाइफाइड केस मैरी मेलान फ्रॉम आयरलैंड। कहाँ की थी ये? आयरलैंड की थी। आयरलैंड, मैरी मेलान। ठीक है, ये क्या था? ये लोगों के घर में खाना बनाती थी, है ना। तो क्या था कि ये जितने लोगों के घर में खाना बनाती थी सबको बीमारी हो गई। तो लोगों ने सोचा कुछ मिला तो नहीं दी है। बाद में इसकी जांच हुई तो पता चला कि इसे क्या है? टाइफाइड था। लेकिन इसका जो टाइफाइड था वो एसिम्प्टोमेटिक था। बोले तो उसको सिम्टम नहीं आ रहे थे, जैसे अभी कोरोना में हो रहा था। कुछ लोगों को सिम्टम आ रहे थे, कुछ लोगों में सिम्टम नहीं आ रहे थे। ऐसे ही इसे सिम्टम नहीं आ रहे थे तो खाना बना रही थी, उसे ना तो बुखार आ रही थी ना कुछ हो रहा था, है ना। इसीलिए ये सबको फैला रही थी। इसका टेस्ट हुआ तो पता चला कि इसे क्या था? टाइफाइड था। तो पहला केस आपको याद रखना है। और कहाँ की थी ये याद रखना है? फ्रॉम आयरलैंड। क्या करती थी? खाना बनाती थी। ठीक है, लिख लिए। तो ये आपको फर्स्ट केस हो गया। अब अगर किसी भी व्यक्ति को टाइफाइड होता है तो उसकी बॉडी में क्या सिम्टम आते हैं? ठीक है, तो लिखिए टाइफाइड के लक्षण, सिम्टम। टाइफाइड के लक्षण, सिम्टम ऑफ टाइफाइड। सिम्टम, चलो सबसे पहली बात तो ये है, आपसे पूछेगा कि ये जो टाइफाइड बीमारी है इसका बैक्टीरिया आपकी बॉडी के कौन से अंग को प्रभावित करता है या खराब करता है? किसको? इंटेस्टाइन। दो हैं, लार्ज और स्मॉल। किस वाली को? स्मॉल इंटेस्टाइन को। छोटी आंत को टाइफाइड में छोटी आंत खराब होती है या प्रभावित होती है। लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पहला नंबर, इसमें मनुष्य की छोटी आंत प्रभावित होती है। इन दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इफेक्टेड, इसमें छोटी आंत प्रभावित होती है ना। क्या लक्षण होगा? हाई टेम्परेचर फीवर। लिखेंगे अत्यधिक तेज बुखार, अत्यधिक ताप का बुखार, अत्यधिक ताप का बुखार। हाई टेम्परेचर फीवर, बहुत तेज उसको बुखार आ जाएगा। नॉर्मल कितना होता है बॉडी का टेम्परेचर? 37 डिग्री सेल्सियस, 40 हो जाएगा। लिख देना, मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस, 40 के पार इतना तेज बुखार आता है। गांव वाले डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट को भूल जाते हैं, वो कह देते हैं 100 डिग्री का बुखार चढ़ा आया है। 100 डिग्री सेल्सियस है कि फ़ारेनहाइट? 100 पे बोल रहा है, फ़ारेनहाइट है इसका मतलब। पर वो फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस बोलता ही नहीं, वो 100 बोल देता है। ठीक है ना। और आपको पता है कि 100 पे तो पानी उबलने लगता है, तो खून पता नहीं 100 पे कोई जिए, 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई जिएगा क्या? है ना। इतने में तो 40 में ही इतनी तेज बुखार है। इतना टेम्परेचर जाने से पहले ही आपके हार्मोन्स वगैरह, एंजाइम वगैरह सब टूट जाएंगे, मर जाएंगे, पहले ही व्यक्ति मर जाएगा। उतना तो जा ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए तो क्या करता है बताओ? अत्यधिक कॉन्स्टिपेशन। लिखिए कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाती है। भाई छोटी आंत को प्रभावित कर दिया है तो अब खाना डाइजेस्ट
नहीं हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज हो जाता है। पेट साफ नहीं होगा, कब्ज हो जाएगी तो हेडेक होगा। लिखेंगे सिर में दर्द, ये सब सिम्टम है। सिर में दर्द, सिर में दर्द। अब उसको भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं खाएगा, ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो वेट लॉस होना चालू हो जाएगा। लिखेंगे वेट लॉस। वेट लॉस मतलब हाँ, वजन में कमी। अब इतने सिम्टम हो रहे हैं पर वो व्यक्ति डॉक्टर के जाने को तैयार नहीं है, अपने से दवाई किए पड़ा है। अगर इसका समय से ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो छोटी आंत में छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे और उन छिद्रों को कहते हैं इंटेस्टाइनल परप्यूरा। क्या कहते हैं? और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। लिखेंगे इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन अ टाइम, यदि यह समय पर ट्रीट नहीं किया जाता, अगर यह समय पर ट्रीट नहीं किया जाता तो छोटी आंत में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। देन स्मॉल पोर फॉर्म इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो छोटी आंत में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं जिसे इंटेस्टाइनल परप्यूरा कहते हैं। इंटेस्टाइनल परप्यूरा कहते हैं, विच इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल परप्यूरा। क्या कहते हैं उसे? इंटेस्टाइनल परप्यूरा कहते हैं। इंटेस्टाइनल परप्यूरा कहते हैं और यह जानलेवा है। एंड इट इज लेथल, और यह जानलेवा है। ठीक है, तो टाइफाइड में भी मृत्यु हो सकती है अगर समय पर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो, है ना, क्योंकि वो बढ़िया अंदर छोटी आंत में अपना घर बनाया है और फिर इसके बाद छोटी आंत को ही क्या करने लगेगा? छेद करने लगेगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, अंदर खून बह जाएगा और व्यक्ति क्या हो सकता है? मर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब क्या होगा? मान लो डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति चला गया, उसे बीमारी बुखार आ रही है 3 दिन से। डॉक्टर को उसने बताया कि डॉक्टर साहब बहुत तेज बुखार आती है, पेट में दर्द होता है अचानक से। अब डॉक्टर कहेगा टेस्ट करवाओ एक, तो इसके लिए क्या होगा? ब्लड टेस्ट। लिखेंगे टेस्ट कौन सा होता है इसके लिए? टेस्ट, हाँ टेस्ट लिखेंगे, टेस्ट। टेस्ट, तो टेस्ट में आपको ब्लड का टेस्ट होगा, है ना, ब्लड टेस्ट लिया जाएगा और ब्लड टेस्ट का नाम रहेगा विडाल टेस्ट। यही ना, यही है, तो लिखिए इसके लिए विडाल टेस्ट होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा टाइफाइड में कौन सा टेस्ट है? विडाल टेस्ट किया जाएगा। इस टेस्ट में देखते क्या है, ये भी आया है। इस टेस्ट में एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन देखते हैं, तो लिख देना इन द टेस्ट एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन शो। ये देखते हैं कि क्या हो रहा है, एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या प्रतिक्रिया हो रही है। अगर वो प्रतिक्रिया कर रहा है उसके लिए इसका मतलब कि वो बॉडी में अवेलेबल है बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी थी। तो ये टेस्ट होगा, अगर आएगा तो डॉक्टर उससे संबंधित फिर आपको क्या कर देगा? दवाइयाँ प्रोवाइड करा देगा। तो विडाल टेस्ट किसके लिए होता है बताओ? टाइफाइड के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद लिखेंगे निमोनिया, दूसरी बीमारी। टाइफाइड खत्म, निमोनिया तो कैसे होने वाली बीमारी है? बैक्टीरिया से। क्यों? क्योंकि हम एक तरफ से ही सारी बीमारी कौन सी पढ़ रहे हैं बोलो? बैक्टीरिया वाली। तो बैक्टीरिया की ही सारी बीमारी है, इसलिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं निमोनिया। लिखेंगे नेम ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम स्ट्रेप्टोकोकस।
डिप्लोकोकस, हीमोफिलिस, सुना था नाम, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। तो निमोनिया भी एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, नाम सुना होगा, निमोनिया हो गया है। ठीक, देखो ये निमोनिया के कारण लिखे हुए हैं कि इन तीनों से हो सकता है। अगर यही निमोनिया फैलाते हैं तो इसे टिपिकल निमोनिया कहते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी की इम्यूनिटी कमजोर है तो उसे निमोनिया इनके अलावा कोई भी दे सकता है, फंगस दे सकता है, प्रोटोजोवा दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। उस प्रकार के निमोनिया को एटिपिकल निमोनिया कहते हैं। ठीक है, तो पहले यहां तक लिखेंगे, फिर लिखेंगे यदि निमोनिया इनके कारण होता है, इफ causes of pneumonia by these three, if the pneumonia caused by these three, if the pneumonia caused by these three, यदि निमोनिया इन तीनों के कारण है, इन तीनों के कारण है, तो इसे टिपिकल निमोनिया कहते हैं। then it is called टिपिकल निमोनिया। तो इसे टिपिकल निमोनिया कहते हैं, टिपिकल निमोनिया कहते हैं। एंड इफ द इम्यूनिटी इज वीक, यदि प्रतिरक्षा कमजोर होता है, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है। एंड इफ द इम्यून सिस्टम इज वीक, यदि प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है, इफ द इम्यून सिस्टम इज वीक, यदि प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है, इफ द इम्यून सिस्टम इज वीक, यदि प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है, तो यह फंगस, प्रोटोजोवा आदि के द्वारा भी हो सकता है। देन फंगस प्रोटोजोवा आल्सो कॉज द निमोनिया, फंगस प्रोटोजोवा आल्सो कॉज द निमोनिया। तो फंगस और प्रोटोजोवा भी निमोनिया फैला सकते हैं। तो फंगस और प्रोटोजोवा भी निमोनिया फैला सकते हैं। इस प्रकार के निमोनिया को एटिपिकल निमोनिया कहेंगे। इस प्रकार के निमोनिया को एटिपिकल निमोनिया कहेंगे। देन दिस टाइप ऑफ निमोनिया कॉल्ड एटिपिकल निमोनिया। ठीक है, बोलो आ गई बात समझ में? आ गई। मतलब निमोनिया फैलाने के प्रमुख कारण ये हैं, है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कमजोर है, इम्यूनिटी उसकी कमजोर है, तो उसे कोई भी चीजें निमोनिया फैला सकती हैं। कोई दिक्कत? बोलो। चलिए आगे लिखेंगे, ट्रांसमिशन कैसे फैलता है, ये ट्रांसफर होने का विधि क्या है इसकी, लिखेंगे ट्रांसफर, ट्रांसमिशन। इट इज बाय द डायरेक्ट, इट इज बाय द ट्रांसमिशन, है ना। लिखेंगे बाय डायरेक्ट, किसके द्वारा होता है ये? डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट हो गए तो समझ रहे होगे, ड्रॉपलेट के द्वारा होगा, है ना। लिखेंगे बाय द ड्रॉपलेट, डायरेक्ट एंड बाय द ड्रॉपलेट, एंड बाय द ड्रॉपलेट। और ड्रॉपलेट कैसे आते हैं? खांसने से और छींकने से। तो लिख देना कफ एंड स्नीजिंग, छींकना और खांसना। अगर ऐसा होगा तो वो क्या हो जाएगा? निमोनिया हो सकता है। अब जैसे टाइफाइड किसको प्रभावित करता था? छोटी आंत को। निमोनिया किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को। फेफड़े की ही एल्वियोलाई ना,
लिखेंगे यह फेफड़े की एल्वियोलाई को प्रभावित करता है। इट इफेक्ट द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, यह फेफड़े की कुपिकाओं को प्रभावित करता है। एल्वियोलाई माने कुपिकाएं, यह फेफड़े की एल्वियोलाई को प्रभावित करता है। इट इफेक्ट द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, यह फेफड़े की कुपिकाओं को प्रभावित करता है। अब देखो, जैसे फेफड़े हैं, क्या है, और आपको पता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स इज एल्वियोलाई। फेफड़े की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई ही एल्वियोलाई है। अब अगर वो एल्वियोलाई को प्रभावित कर रहा है, और एल्वियोलाई आप बच्चों जानते ही हैं कि गैसियस आदान प्रदान का प्रमुख स्थान है। एल्वियोलाई से ही ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है। हम उसको ऑक्सीजन देते हैं और वहां से CO2 ले लेते हैं। तो अगर ये नष्ट हो रही हैं तो ऑक्सीजन, O2 और CO2 का जो एरिया है एक्सचेंज होने का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा धीरे धीरे। तो लिखेंगे इसमें गैसियस एक्सचेंज का एरिया कम हो जाता है, गैसियस एक्सचेंज का क्षेत्र कम हो जाता है। गैसों के आदान प्रदान का क्षेत्रफल कम हो जाता है, गैसों के आदान प्रदान का क्षेत्रफल कम हो जाता है, गैसों के आदान प्रदान का क्षेत्रफल कम हो जाता है। ब्रैकेट में लिख देना O2 एंड CO2 मेनली, है ना। O2 और CO2 जो एक्सचेंज होती है एल्वियोलाई में, वो क्या हो जाती है बताओ, कम हो जाती है। अगर ऐसा होने लगता है तो हमारी बॉडी में जो CO2 बनती है उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ने लगती है, लेकिन है ना, लिखेंगे बॉडी में CO2 का अमाउंट बढ़ जाता है। अमाउंट ऑफ CO2 इंक्रीज इन बॉडी, बॉडी में CO2 का मान बढ़ जाता है, बॉडी में CO2 का मान बढ़ जाता है तथा O2 कम हो जाती है एंड O2 बिकम लेस। O2 कम हो जाती है। अब सुनो, अगर बॉडी में किसी भी तरीके से ऑक्सीजन की कमी होती है तो बॉडी ब्लू कलर की दिखाई देने लगती है, और बॉडी का ब्लू कलर दिखाई देना साइनोसिस कहलाता है। ठीक है ना, लिखेंगे बॉडी अपीयर्स ब्लू कलर, बॉडी ब्लू कलर की दिखाई देती है, बॉडी अपीयर्स ब्लू कलर, बॉडी ब्लू कलर की दिखाई देती है, बॉडी ब्लू कलर की दिखाई देती है एंड इट इज कॉल्ड साइनोसिस, और इसे साइनोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, इसे साइनोसिस कहते हैं, इसे साइनोसिस कहते हैं एंड इट इज कॉल्ड साइनोसिस। और आप जानते हैं कि ये जो साइनोसिस है, इस हमने एक जगह पर और भी लिखवाया था आपको हार्ट वाले चैप्टर में, जब ब्लड की मिक्सिंग होती है तो बॉडी ब्लू कलर की हो जाती है ना। मैंने ये बताया था कि बच्चे की ब्लड की मिक्सिंग होती है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में फोरामेन ऑफ ओवेलिस के कारण, है ना, लेकिन जब वो बाहर आ जाता है तो फिर वो मिक्सिंग बंद हो जाती है ना। लेकिन कुछ बच्चों में ये नहीं हो पाती है, ब्लड की मिक्सिंग होती रहती है, उससे ब्लू बेबी पैदा होते हैं, और ब्लू बेबी किस कलर के हैं, ब्लू कलर के, और इसे कहते हैं बीमारी को साइनोसिस। उसमें क्या है, इसका मतलब बच्चे में ऑक्सीजन का लेवल कम है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। लक्षण क्या होंगे बताओ। सबसे पहली बात, अगर कोई भी बीमारी फेफड़े से संबंधित है, बोले तो लंग्स से संबंधित है, तो पहला लक्षण खांसी होती है। हमेशा याद रखना, अगर किसी को खांसी आ रही है इसका मतलब वो इन्फेक्शन कहाँ है, और ये निमोनिया किसे प्रभावित करता है, फेफड़े को। तो ऐसे व्यक्ति का सबसे प्रथम लक्षण होगा खांसी। तो लिखेंगे सिम्टम, लक्षण, खांसी, खांसी। अब बैक्टीरिया गया है, उसे मारने के लिए बॉडी अपना तापमान क्या करेगी, बढ़ाएगी, और अगर टेम्परेचर बढ़ाएगी तो बुखार, तो बोले तो फीवर, लिखिए कफ, फीवर, हेडेक, सिर दर्द। तो ये आपको मैंने क्या पढ़ाया, निमोनिया, निमोनिया के लक्षण कैसे प्रभावित करता है और कौन
फैलाता है। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे डिप्थीरिया। डिप्थेरिया डिप्थेरिया काहे से होगा? वायरस से, बैक्टीरिया से? बैक्टीरिया से, क्योंकि हम लोग बीमारी ही कौन सी पढ़ रहे हैं लगातार? बैक्टीरिया से। बताओ बैक्टीरिया का नाम? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई लिखेंगे। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। चलो, तो ये भी क्या है? एक प्रकार का, बोलो, एक प्रकार का बैक्टीरिया है। जैसे सब प्रभावित करते थे ऐसे ये भी किसी न किसी पार्ट को प्रभावित करेगा। बताओ ये किसे प्रभावित करता है? ये श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है, ये है ना, लिखेंगे। वो तो लोअर पार्ट में एल्वियोलाई तक चला गया था तो निमोनिया था, ये अपर पार्ट यहां पर प्रभावित करेगा। ठीक है, लिखेंगे यह श्वसन मार्ग की दीवारों को प्रभावित करता है। इट इफेक्ट द वॉल ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, इट इफेक्ट द वॉल ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, वॉल ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। किसको प्रभावित करता है बताओ? श्वसन की दीवारों को प्रभावित करता है। कौन सा बैक्टीरिया? कॉर्नीबैक्टीरियम। ये उन दीवारों को क्या करता है? प्रभावित करता है। अब सुनो, जहां जहां इस बैक्टीरिया का असर होता है वहां वहां की दीवार ग्रे कलर की हो जाती है ना, लिखेंगे यह दीवार को ग्रे कलर कर देता है। इट मेक द वॉल ग्रे कलर, यह दीवारों को ग्रे कलर कर देता है। इट मेक द वॉल ग्रे, यह दीवार को ग्रे कलर कर देता है। बट अच्छी बात है इसकी कि इसका वैक्सीन हमारे पास है, लिखेंगे वैक्सीन अवेलेबल, टीका उपलब्ध है। वैक्सीन अवेलेबल, टीका उपलब्ध है। क्या नाम है टीके का? DPT। ये 3 कम्बो है, बोलो। D फॉर डिप्थेरिया, P फॉर परटूसिस और T फॉर टिटनस। तो इसके लिए DPT का टीका लगता है। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे कि सर ये परटूसिस क्या चीज है? चलिए इसका तो टीका ही लग रहा है। टिटनेस तो समझते हैं, टिटनेस है ना, टिटनेस का इंजेक्शन लगता है, पूरे मसल्स को प्रभावित कर देता है ये। पर ये परटूसिस क्या है? सुनो, क्या होता है जब डिप्थीरिया किसी को होता है तो ये प्रभावित होता है। अब ये श्वसन अंग है, बोलो, और श्वसन का पार्ट अगर प्रभावित हो रहा है तो सबसे पहले क्या आएगी उसको? खांसी आएगी। इस खांसी में वूपिंग साउंड आती है, कुकुर खांसी। जब वो खांसता है तो एक विशेष प्रकार की आवाज निकलती है ना, और उसका कारण होता है परटूसिस बैक्टीरिया, है ना, वार्डेटेला परटूसिस बैक्टीरिया, जिसके कारण उसे ये बीमारी होती है, इसलिए वो ये भी लगा दिया जाता है। तो जब इसमें खांसी आती है तो एक विशेष प्रकार की साउंड निकलती है जिसे वूपिंग साउंड या कुकुर खांसी कहा जाता है। ठीक है, ये लिख गया है। अब इसके आगे लिखो, ये चीज मैं लिखवाता हूं, लिखेंगे परटूसिस, लिखे परटूसिस, परटूसिस, नहीं तो आप कहोगे क्या नया जानवर आ गया परटूसिस। लिखें, इसे काली खांसी या कुकुर खांसी भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कफ और वूपिंग कफ। कुकुर खांसी या वूपिंग कफ कहते हैं, वूपिंग कफ कहते हैं।
खांसने के दौरान एक साउंड आती है, ड्यूरिंग द कफिंग ए साउंड कम्स, एक साउंड आता है, खांसने के दौरान एक आवाज आती है जिसे वूपिंग साउंड कहते हैं, विच इज कॉल्ड वूपिंग साउंड, जिसे क्या कहा जाता है, वूपिंग साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वूपिंग साउंड कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, बोलो, वूपिंग साउंड कहा जाता है। इसका प्रमुख कारण बॉर्डेटेला परटूसिस है। क्या है बताओ इसका कारण, बॉर्डेटेला परटूसिस है। ठीक है, तो ये बीमारी हो गई। ये कौन सी बीमारी हो गई, बोलो, डिप्थेरिया। तो जब भी डिप्थेरिया का वैक्सीन लगेगा तो कौन सा लगेगा, DPT। मतलब भाई डिप्थेरिया है तो उसे परटूसिस हो ही सकता है, और टिटनेस का इंजेक्शन उसी के साथ लगा हुआ है। ठीक है, टिटनेस का इंजेक्शन आपको ऐसे भी लगता है, लोहा वगैरह लग जाता है तो हम लोग कहते हैं कि टिटनेस लगवा लो, टिटनेस का इंजेक्शन। अब लोग ये समझते नहीं थे पहले कि टिटनेस होता है क्या, लोहा से कैसे होता है टिटनेस है? उसका जो बैक्टीरिया है वो लोहा में हो सकते हैं, जो पुराने इतने लोहा होते हैं, जंग लगे हुए लोहा, और उससे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम पे जाकर के अटैक करते हैं और फिर सीधे मसल के कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अगली बीमारी पढ़ेंगे प्लेग, लेकिन आज नहीं, अगले दिन। ठीक है ना, तो आप इतना याद करके आइए और पिछला जो है उसे देखिए, है ना। अगर आप जितनी बार देख लेंगे उतनी बार आपकी कॉपी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। एक बार दो बार देख लीजिए, उससे आपका सब कुछ एकदम मस्त कंप्लीट रहेगा। और जो नया आता है जैसे आवाज वाला, उसको भी समय निकाल के, जैसे 2 दिन की अभी छुट्टी रहेगी तो वीडियो नहीं आएगा, तो आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ओके।